सी सी शार्प पढ़ी है, जावा अगर पढ़ी है, पीएचपी है, इस तरह की लैंग्वेजेस के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये हमारी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। और हम इसको कुछ चीज़ें पहले डिक्लेयर करते हैं, तो फिर हम आगे उसी डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करते हुए डिक्लेरेटिव पैरामीटर या डिक्लेरेटिव वेरिएबल्स को या उनकी वैल्यूज़ को या फंक्शंस को, या जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फंक्शन या फैक्ट, फैक्ट के हिसाब से हम क्यूरीज करते हैं और फिर आंसर लेते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट कौन सा वाला आप कह रहे हो? एक तो यैप बताया था मैंने, एक SWI बताया था, और एक JUnit बताया था। ठीक है, और हम ऑनलाइन ही की तरह जैसे मैंने कहा था कि इसमें कोई मैटर नहीं करता, आप किसी में भी करें प्रोग्रामिंग। कि मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करवा दूँ मैं। ठीक है, ये हमारे इसमें जो हम अपना कोड इसको कंपाइल करेंगे उसका ऑनलाइन वर्जन SWI prolog.org। एग्जाम्पल के अंदर इसकी सिमुलेशन है। हमारे पास तीन तरह की विंडो सामने आती है। यहाँ पर हम फाइल के अंदर नॉलेज बेस, इसका मतलब हम ये अपना डेटाबेस यहाँ पर रेडी कर रहे होते हैं, जिसको हम इसकी लैंग्वेज में नॉलेज बेस कहा जाता है। जबकि हमारी यहाँ पर डिक्लेरेशन भी चल रही होती है और हम उसमें वैल्यूज़ भी असाइन कर रहे होते हैं। सेकंड, हमारे पास जो डिक्लेयर चीज़ें की हैं हमने, ठीक है, हमारे पास जो डिक्लेरेटेड नॉलेज बेस आया है, उसमें किस तरह से हम उस पर सवाल करके अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करें। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी पहले उसको नॉलेज बेस पे लिखेंगे, चाहिए। और सेकंड, हम इसमें ये वाले पोर्शन में योर क्वेरी गोज हैज़ हेयर के बाद जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्यूरीज लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क आपको बताएगा कि ये क्यूरी है। उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, जैसे हमने लास्ट में कहा। ठीक है, और इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था, मैं मैनुअल शेयर करवाऊँ, जूम से मैंने मैनुअल शेयर करवाया आपसे। ये देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्शन देखा था जिसमें हमने एग्जाम्पल्स देखी थी और कुछ फैमिली का ट्री था। और जब हम इसकी ये इंफॉर्मेशन जो एक हम इसको प्रॉब्लम देना चाहते हैं कि फैमिली ट्री के हिसाब से, उसको जब हमने प्रोलॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, एक सेकंड चेक, ठीक है, अटेंडेंस लगाते रहे आप लोग। तो हमें पता चला कि दो चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, और कुछ रिलेशन होती हैं। और रिलेशन जो होती है वो हम ब्रैकेट्स के स्टार्ट पे लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो हमारी क्या होती है, आर्गुमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्ट बन जाता है, और वो फैक्ट मिलकर हमारे पास पूरा नॉलेज बेस बन जाता है। तो एक स्टेटमेंट हमारा जो स्टॉप, फुल स्टॉप इसके पास स्टेटमेंट का एंड होगा, ये स्टेटमेंट हमारा फैक्ट बन जाएगा, और मल्टीपल फैक्ट्स हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नॉलेज बेस बन जाएगा। उस नॉलेज बेस से जो चीज़ें हम क्यूरी करके ला सकते हैं, हम उसको क्यूरी करते हैं। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देखा। जो भी क्यूरी करनी होती है हम या तो प्रॉपरली, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि रिलेशन वगैरह, और यहाँ पर ये बताया था कि ये सब स्मॉल्स इस्तेमाल होंगे, स्मॉल लोअर केस इस्तेमाल होगा, कैपिटल केस हमने कहा था कि वेरिएबल्स के लिए होगा। ठीक है, और हमने वेरिएबल को डिटेल में नहीं देखा था, और ये कहा था कि यहाँ पर अगर हमने कैप इस्तेमाल किया तो ये एज अ वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, इसको भी स्मॉल रखते हैं। तो फैक्ट के कुछ हमने रूल्स बताए थे, और आर्गुमेंट को डिफाइन करने के रूल बताए थे। अभी तक हमने जो आर्गुमेंट डिफाइन किए हैं वो एक या दो आर्गुमेंट हुए हैं, मल्टीपल आर्गुमेंट नहीं हुए हैं। आज देखेंगे हम उसको, जो आपका वो है। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद हमने क्यूरीज भी की थी, और क्यूरीज करने के बाद हमने सिंगल 1 और 2 पैरामीटर से क्यूरी करके रिजल्ट हासिल किया था। अगर हमें एक वैल्यू में और एक वैल्यू पता है और सेकंड वैल्यू नहीं पता, तो हम फिर यहाँ पर क्यूरी विंडो के अंदर वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसके सेकंड वैल्यू को मालूम करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एक्टिविटी थी। ठीक है, और हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पे, लैब 2। लैब 2 आपके पास फैक्ट्स एंड वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स जो है, किसी भी लैंग्वेज को याद रखिएगा, एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको।
किसी भी लैंग्वेज को अगर आपकी ग्रिप हासिल करनी है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिस पे अगर आपने ग्रिप हासिल कर ली उस लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम कहते हैं, अगर प्रोसीजर लैंग्वेज है तो हम कहते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना आ जाए, डेटा टाइप से टॉक करते हैं, और फ्लो की बात करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा फ्लो है, ठीक है। प्रोलॉग क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, फंक्शनल लैंग्वेज भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर आप फ्लो, जिस तरह से हमारा नॉर्मली फ्लो होता है, इफ़ एल्स का फ्लो होता है, ठीक है, जिसको हम कंडीशनल फ्लो कहते हैं। सिक्वेंशली फ्लो तो वैसे होता ही होता है नॉर्मली अगर हम कोई स्ट्रक्चर इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और फिर आइट्रेशन फ्लो आता है, और उसके आइट्रेशन फ्लो में हम जो भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, फॉर का लूप हो, वाइल का लूप हो, डू वाइल लूप हो, फॉर ईच हो, वॉट। और इसके अलावा फिर हमारे पास जो फ्लो आता है वो फंक्शनल फ्लो आता है। जब भी कोई स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन कॉल हो जाए तो फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइलर जो है वो किस फ्लो में चले जाता है, उसके फंक्शन को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो वो फिर बाद में जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी दूसरी स्टेटमेंट में आएगा जो उसका मेन का फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी एक चीज़ है जो हम कह रहे हैं, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास वो चीज़ें हैं कि हम उसका फ्लो समझें, ठीक है। अगरचे इसके अंदर फॉर लूप और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हम उसको रिकर्जन कर सकते हैं। इसमें अभी जो आपका टॉपिक आएगा बात करने, बेसिक चीज़ ये है कि कोई भी लैंग्वेज आप ग्रिप हासिल करनी है उसके वेरिएबल्स में देख लें कि वेरिएबल्स किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके मज़ीद फ़्लो की तरफ भी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से फ़्लो चलता है, ठीक है। अगर डिक्लेरेटिव होगा तो आपके डिक्लेरेटिव फ़्लो पे चलेगा, अगर प्रोसीजर होगा तो प्रोसीजर के अंदाज में चलेगा। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन करता हूँ। नोट पैड स्टार्ट। तो आज का टॉपिक आपका जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स के बारे में। उस टॉपिक है ये किसी भी लैंग्वेज पे ग्रिप लेने के लिए। तो वेरिएबल डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड, ओके, वेरिएबल से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताना चलूँ कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्यों करते हैं हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल बनता है, वेरिएबल होता क्या है, तो उसमें जाने से पहले कुछ मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स के अंदर प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है या नहीं होती, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसी लैंग्वेज की बात करूं जिसके अंदर हम एसक्यूएल की बात करते हैं, तो इसमें हम कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन एसक्यूएल क्यूरी जो होती है, सेलेक्ट क्यूरी, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि एलियास वगैरह रख सकते हैं, हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर मैं एक क्यूरी चलाऊँ और क्यूरी भी स्टूडेंट डेटा से लेके आ रहा हो, ठीक है, और फिर मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया है कि उसका सब्जेक्ट अगर के एआई हो, तो ये क्यूरी क्या रिजल्ट करेगी? बिलफर्स, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स की बात अगर मैं करूँ, इसके अंदर इसका कॉलम कोर्स भी है, इसके बहुत सारे कॉलम्स भी होंगे, तो ये हमें क्या रिजल्ट करेगी? इस क्लॉज को पहले पढ़ेगी। अगर ये क्लॉज सब्जेक्ट के कॉलम में ये रिकॉर्ड डिफाइंड है, यानी ये वैल्यू इसको मिलेगी, तो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, अदरवाइज वो क्या लेके आएगा? एम्प्टी लेके आएगा, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड, स्टूडेंट के टेबल में एक रिकॉर्ड, आपने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। आपको ये भी पता है कि स्टूडेंट के टेबल में आपको सब्जेक्ट का कॉलम भी मिल जाएगा, ये सब आपको मालूम है। जब आप क्यूरी करने लगते हैं तो आपके टेबल का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, तो फिर आप कॉलम का नाम लिखते हैं। हाँ, ये है कि ये रिकॉर्ड अगर है तो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, क्यूरी में एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये है वैल्यूज़, इसका रिज़ल्ट आएगा, या तो कोई रिज़ल्ट आएगा,
या क्या आएगा इसके अंदर ये एम्प्टी आ जाएगा भाई, नल है। लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो फिर आपका क्यूरी नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें आपकी डिफाइंड है, ये आपकी डिफाइंड है, ठीक है। जिसको हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा वो हम कहेंगे कोई सब्जेक्ट होगा, कोई दूसरी वैल्यूज़ नहीं होंगी, हम इसको डिफाइन करेंगे। और जब भी इसको इंसर्ट करते हैं इस सब्जेक्ट में, हम वही वैल्यू डालते हैं जो चीज़ हमारे पास होती है। यानी अभी फ़िलहाल अगर हम टेबल बनाते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने लगते हैं और सब्जेक्ट का कॉलम होता है, उसके अंदर हम सी शार्प लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, एमएल लिखेंगे, एआई लिखेंगे, ऑटोमेटा लिखेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम ही इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पास डिफाइंड, इसको हम कहते हैं कि इसको हमने क्यूरी करने से पहले इसको हमने डिफाइन कर लिया। इसी तरह से वेरिएबल्स के अंदर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन प्री डिफाइंस होती हैं फिर हम क्यूरी को मैनिपुलेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हुए उस क्यूरी करते रहते हैं और रिजल्ट उसको हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्यूरी जब की जा रही होती है हमारे पास ये चीज़ें डिफाइंड होंगी, ठीक है। और ये भी मैप करना ज़रूरी है कि ये कॉलम हमारे पास जिस टाइप का है उस टाइप की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। ये डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है तो ये हम क्यूरी भी स्ट्रिंग में करेंगे। अदरवाइज़ वो डेट एंड टाइम को क्या करता है, उस क्यूरी का रिजल्ट लाने पे क्या मसला करता है, एरर या एरर दे देता है कि मैचिंग नहीं है डेटा की, या उसको प्रॉपरली अगर नया वर्जन है तो वो क्या करता है, एरर नहीं देता लेकिन एम्प्टी रिजल्ट लेके आ जाता है, अगरचे वो रिकॉर्ड मौजूद होता है उसकी डेटा टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स बहुत सारे आपके पास हैं। आप वेरिएबल्स को हर लैंग्वेज में डिफाइन भी करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास सवाल ये आता है कि जब चीज़ें हैं, मैं इसको अभी डिफाइन करने से पहले ये बताता चलूँ कि हम प्रोलॉग ही को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वाई प्रोलॉग, इसका मैंने कुछ आंसर आपको दिए थे लेकिन सवालात मेरे पास आ रहे थे इंडिविजुअली, तो मैंने कहा कि इसको फिर एक लेक्चर में अब स्टार्ट के अंदर कुछ मिनट्स देकर इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो हम ये प्रोलॉग ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, एआई के लिए ख़ास तौर पर। जी, कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए ही नहीं हुए। पाइथन हमारी कौन सी लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज डिटेल बात करें कि हमारी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहलाएगी या प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाएगी। ये सी शार्प और इसकी तरह है ना, इसमें प्रॉपरली लूप भी चलेगा और हम इसको प्रोसीजर लैंग्वेज के जरिए से करते हैं। टेबल प्रिंट करवाना हो या कुछ भी करवाना हो वो हमें प्रोसीजर लैंग्वेज ही के ज़रिए से इसको हम कोड करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। तो हमें ये एआई के लिए सारे काम हो सकते हैं जो हम कह रहे हैं कि पहले हमने फैमिली का ट्री जो बनाया वो हम पाइथन में क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन पाइथन में ये काम बहुत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लॉजिक काफ़ी आपको करनी पड़ेगी, इफ देन लगाने पड़ेंगे, फॉर लगाने पड़ेंगे। उसमें इसने क्या किया, बहुत इजीली कोड कर दिया, सिर्फ इसको डिक्लेयर करते रहो उसका क्यूरी, क्योंकि इसका मकसद ही कुछ और है। इसका मकसद है कोई हमें एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए वो यहाँ पर पाइथन ही चलेगी, पाइथन की जगह हमारे पास क्या चलेगी, प्रोलॉग चलेगी ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये कि जब अगर हमने वो कोड जो प्रोलॉग में लिखना था हमने पाइथन में कोड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, प्रोलॉग में कोड कर दिया हमने, पाइथन में कोड कर लिया, फिर पाइथन में इफ देन के बाद जो रिजल्ट आया है, ठीक है, हमने इफ देन की मैपिंग तो कर दी, उस मैपिंग के ज़रिए से उसकी बॉडी में जाकर रिजल्ट भी हमने हासिल कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके रिवर्स चलो, जो उसकी बॉडी में है वो मैं उसको दूँ, ठीक है, और उसकी जो ब्लॉक कंडीशन ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो लेके आए, तो ये काम ये नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है वन डायरेक्शन पे चल रहा होता है, पाइथन का कोड वन डायरेक्शन पे चल रहा होता है, जबकि हमारे पास प्रोलॉग ये दोनों तरह से अगर हम देखें तो ये बाई डायरेक्शन पे चलती है इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल
बाई डायरेक्शनल की वजह से, बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आप दोनों डायरेक्शन पे, वहाँ पे हमने क्या किया था, फैमिली के अंदर फादर को लिया और फिर जो रिलेशन है उस रिलेशन के ज़रिए से हमने आर्गूमेंट को भी लिया और आर्गूमेंट से हमने रिलेशन भी पहचाना। दोनों तरह से आपने क्या किया, उसको क्यूरी करके देखा। तो बाई डायरेक्शनल है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ई किसने खाया और क्या खाया, ठीक है। और जो हमने देखा था कि अगर मैं इसकी क्यूरी लिखूं ईट्स की, कि अली अली जो है वो एप्पल खा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अली से जो चीज़ खा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ, ठीक है। और एप्पल किसने खाया है इसकी इंफॉर्मेशन भी लिख सकता हूँ। और अगर जो रिलेशन मुझे पता है, इस रिलेशन से मैं किस तरह सवाल कर सकता हूँ, एक्स वाई से ये भी मालूम कर सकता हूँ कि इसको, यानी खाने वाले और क्या क्या खाने वाले, उन सब की लिस्ट मुझे बता दें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दोनों डायरेक्शंस पे आ रही हैं। आप ये काम उसमें करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पाइथन में थोड़ा सा कोड लॉजिक ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन स्टक हो जाओगे कब, जब बाई डायरेक्शन का मसला आएगा। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर बाई डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा कि हम दोनों साइड से क्यूरी करके उसका रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। पहली बात कि हमारे पास ये है, यानी अगर आप इसको यूँ कह लें कि आपके पास प्रोलॉग में तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन से उसका आंसर मिल सकता है, और इसके साथ साथ हम आंसर से हम क्वेश्चंस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये काम हमारे पाइथन में नहीं हो सकता। पाइथन सिर्फ क्या करता है। सर मेरा एक सवाल है। जी जी पूछिए। सर आप बाई डायरेक्शन इस लिहाज से बोल रहे हैं ना कि के हिसाब की उस तरफ वैल्यू जो रखी हुई है वो, और वैल्यू के में क्या कौन सी की, इस हिसाब से बाई डायरेक्शन बोल रहे हैं आप? ये मैं इसकी आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में कोड करूँ, एक डिक्शनरी बनाऊँ, डिक्शनरी में एक उसमें की दे दी ईट की, ईट में मैंने फिर दो वैल्यू और दे दी कि भाई जो बंदा खा रहा है उसका नाम और क्या खा रहा है उसका वो दे दिया, तो हम एक्सेस तो कर सकते हैं ना सर फिर भी? हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये हमारे पास छोटी सी मिसाल है, लेकिन जब हमारे पास फैक्ट्स बढ़ते लग जाएंगे, फैक्ट्स का मतलब है कि आपके जो रूल्स हैं, प्रिडिकेट हैं, वो प्रिडिकेट डिफाइन होने लग जाएंगे, ठीक है। अब वो डिफाइंड होते होते आपके पास बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे कि हमने फैमिली का ट्री जो बनाया था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फादर और मैंने बाप की और बेटे की इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक हो गया। लेकिन इसी रूल से हमने आगे एक्सट्रैक्ट करके और रूल्स बना लिए। वो कौन से रूल्स थे, वो फैक्ट कौन से हैं, हमने ग्रैंड पा की इन्फॉर्मेशन जानी है, ग्रैंड फादर की इन्फॉर्मेशन जानी है, या फिर हमें चाइल्ड की, पोते की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारे रूल इसी के साथ इम्बेडेड होते जाएंगे और आप क्या करते जाएंगे, इजीली प्रोलॉग को इस्तेमाल करते जाएंगे। पाइथन में आप डिक्शनरी का साथ ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप क्या करेंगे, डिक्शनरी एक उस डिक्शनरी को रिवर्स नहीं कर सकते। जो की है वो वैल्यू बन सकती है, वो वैल्यू की नहीं बन सकती, ऐसी है, जी सर ऐसे। ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ओके, अगर हम दूसरी बात करें कि हमारे पास ये ऑप्शन होता है प्रोलॉग को इस्तेमाल करने के लिए, और पाइथन हमारे पास इसमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, लॉजिक काफ़ी, ये इजीली आपके क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स, इसी वही बाई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के साथ फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी है, ये क्या कर सकता है, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी कि कॉम्प्लेक्स को हैंडल करने के लिए कौन सी डिक्लेरेटिव कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे एक्सपेक्ट सिस्टम वगैरह हम जब बनाएंगे इंशाल्लाह आखिर तक, तो उसमें फिर पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस तरह से इस पर इजीली हैंडल हो रहा है, ठीक है। प्रोलॉग की आप जब कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज ने एक अपने डोमेन को एक अच्छा खासा ग्राफ बनाया हुआ है। अगर आप प्रोलॉग की डेटा साइंस की लैंग्वेज को देखेंगे तो वहाँ पर आर चल रहा होगा और पाइथन चल रहा होगा, ठीक है। और जब आप डिक्लेरेटिव लैंग्वेज की तरफ एक्सप्रेस सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोलॉग चल रही होगी। जब आप एक्सप्रेस सिस्टम में आते हैं तो एक ग्राफ जा रहा है, तो उस ग्राफ के अंदर पाइथन नीचे आएगी, प्रोलॉग ऊपर आएगा। क्योंकि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, वो काम जो हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में इजीली कर सकते हैं, प्रोसेस लैंग्वेज उसको काफ़ी लॉजिक लगाकर, उसको इफ देन लगाकर हम लोग वो काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये हैंडल कर लेगा इजीली।
लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस आपको जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आप इफ़ देन इस्तेमाल करके अपनी लॉजिक को इफ़ देन में रख लेते हैं, लेकिन ये इफ़ देन के साथ नहीं करेगा, और ये रिकर्सिवली कुछ काम कर सकता है, कुछ आर्गुमेंट के साथ या कुछ इसके रूल्स के साथ हम काम करके हम उसको रिकर्सिव बना सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज हैं, तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के अपनी फीचर हैं। वो फीचर ये कहता है कि फॉर लूप वगैरह इस्तेमाल ना करें, और उसको सिर्फ जो चीज़ डिक्लेयर हो गई है उसको क्यूरी करके आप रिजल्ट लेंगे। ठीक है, ये बात हमें कुछ हज़म हुई कि पाइथन ही को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने पिछली लैब में भी दिया था, इसमें भी आपके पास आया। अब हम जाते हैं इसकी तरफ। वेरिएबल्स जो है वो जो डिफाइन वेरिएबल जो हमारे डिफाइन होते हैं, तो जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसकी डिक्लेरेशन में वेरिएबल क्या काम करता है, क्या रूल्स होते हैं उसके? अगर मैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात करूं, और वो भी हमारी वो लैंग्वेजेस जो ट्रेडिशनल हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं जी? नंबर से शुरू हो जाएगा, डेटा टाइप, वेरिएबल, नेम, वैल्यू, डेटा टाइप। ठीक है, रूल्स, वेरिएबल, देखो डेटा टाइप तो अलग है ना। वेरिएबल का मतलब है कि जो कीवर्ड रखा है हमने, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का पर्पस क्या होता है कि आप लोग यूजली उसको टेम्परेरी तौर पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके डिफाइन करने के, वेरिएबल डिफाइन करते हैं आप इंटीजर करके, आपने आई डिफाइन कर दिया, ठीक है, इंटीजर करके आपने एस टी आर डिफाइन कर दिया या कुछ और डिफाइन कर दिया, तो इसके रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, चलो अगर आप कहते हो तो टाइप, हम कहते हैं कि भाई टाइप मैटर करती है। पाइथन में नहीं करती, पाइथन में वो खुद से डिफाइन कर लेता है पीछे, लेकिन एट अ टाइम एक ही टाइप बन सकती है वो। ठीक है, टाइप मैटर करती है। सेकंड, हमारे पास सैम्पल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल्स ये आ रहे हैं कि यहाँ पर सैम्पल जो है हमारे पास नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसी है जी भाई। और स्टार्ट में अगर कहूँ किसी न्यूमेरिक वैल्यू से तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट हमारे पास किसी नंबर से नहीं होगा, स्टार्ट विद कैरेक्टर से हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टर से होगा, नॉट विद नंबर, नंबर से नहीं हो सकता जी। और क्या रूल हो सकते हैं? स्पेस नहीं, बिल्कुल ठीक है। स्पेशल, हम कह सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं आ गए हैं, स्पेस नहीं हो रहे हैंडल। ठीक है, स्पेसिस वगैरह नहीं है कि। और कोई ऐसा स्पेशल कीवर्ड, जैसे अगर सी शार्प में लूप है, फॉर, फॉर के नाम के साथ हम वेरिएबल नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कोई हमारे पास रिजर्व वर्ड भी होगा। ठीक है, वो हम इसको भी कह रहे हैं कि हमारे पास अलाउड नहीं है। ठीक है, और भाई इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास रह गई हो? स्पेस नहीं है, और भाई बस। ज़्यादातर हम लोग इसको कैप्स में नहीं लगते हैं, कोशिश होती है कि स्टार्ट हमारा लोअर से हो। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ रिफ्रेशर हम कॉल करें अगर वेरिएबल की डिक्लेरेशन का, तो ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। और अगर मैं प्रोलॉग की वेरिएबल्स की बात करूँ तो इसने भी अपने कुछ रूल्स दिए हुए हैं। इसके रूल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, टाइप्स वगैरह कुछ नहीं है इसकी, डेटा टाइप के तबार से ये नहीं है। हाँ, ये है कि इसका वेरिएबल स्टार्ट होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, लोअर केस में होती है, लेकिन इसका स्टार्ट वेरिएबल का किसके साथ होगा, अपर केस होगा। ठीक है, ये डिफाइंड हो गया पिछली दफ़ा, हमने इसको देखा एग्जाम्पल को। और आपके पास ये क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मुझे चीज़ें डिफाइन करनी पड़ी, यहाँ पर हम
कोशिश करते हैं कि वेरिएबल के नाम को मीनिंगफुल बनाएं। अगर वो नेम वैल्यू हम इसमें इंसर्ट वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसके कीवर्ड भी नेम आए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, एसटीडी लिख देते हैं, एसटीडी नेम के साथ हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, तो मीनिंगफुल होते हैं। यहाँ पर ये मीनिंगफुल नहीं होंगे। यहाँ जो अगर आप कहें इसके मीनिंगलेस कर सकते हैं उसको हम, कि मीनिंगलेस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली दफ़ा एक्स वाई इस्तेमाल किया, हमने ए रख दिया, कैप्स में बी रख दिया, और इसी तरह सी रख दिया। इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल चलते रहते हैं। अगरचे हम उसको और भी डिफाइन कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, लेकिन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का वो मकसद नहीं जो यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल का मकसद है कि आपने किसी तरह से उसको प्रोजेक्शन पे लेके आया है। ठीक है, अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पर भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जिस तरह से वहाँ पे था, जैसे स्पेस वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। कि वहाँ भी अंडरस्कोर से, यहाँ भी अंडरस्कोर से आप वेरिएबल स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ पर भी आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर का वर्ड मैंने स्पेशली क्यों रखा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इसके साथ अंडरस्कोर के साथ थोड़ा सी अलग से ये ट्रीट करता है। अंडरस्कोर इसके पास जो कहलाता है वो एनोनिमस टाइप का वेरिएबल कहलाता है, जिसके रिजल्ट में इसको सिर्फ ये बताना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, कहीं भी रिजल्ट में हमने अगर अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लिया कि भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये सवाल करना है कि भाई किसी ने खाया है या नहीं खाया, या ये सवाल करना है कि सेब खाया गया, ये कमरे में है कोई है या नहीं, सिर्फ ये ट्रू फॉल्स करना है, तो आंसर में अंडरस्कोर के हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। ये इसकी, अगर कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिया गया, यानी सिर्फ अंडरस्कोर ही लिख दिया गया, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एनोनिमस वेरिएबल, जो रिटर्न में सिर्फ फॉल्स या ट्रू कर रहा होता है। अगर मैंने ये वेरिएबल इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, ए इक्वल टू वो वैल्यू, बी इक्वल टू वो वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मैंने अगर कोई अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब है इसकी जगह पे वो ये आंसर दे देगा कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। क्लियर हो गया? इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल करके। ये थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज बन जाता है अंडरस्कोर, और अगर आप कोई स्पेशल क्यूरीज आती है ख़ासतौर पे असाइनमेंट्स के तौर पर या पर उसके तौर पर, तो ये बड़ा स्पेशल केस आ जाता है कि अंडरस्कोर से हम किस तरह से जो चीज़ें ट्रैक करें। ठीक है, यहाँ तक कि जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, स्टैटिक करने से तमाम कॉलम हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। फंक्शन में हर वेरिएबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जब तक कि वेरिएबल में नाम का मतलब है कि इस जगह एक वैल्यू, तीन वेरिएबल का ये फंक्शन है, ये रिलेशन है, इसके तीन आर्गुमेंट्स हैं। ये तीन आर्गुमेंट में तीन दो कॉमे ज़रूर आएंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम लिखें वेरिएबल का, उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने रिलेशन बनाई, फैक्ट बनाया है दो आर्गुमेंट का और कॉल किया है तीन आर्गुमेंट के साथ, वो उसको फॉल्स कर देगा कि आपका फैक्ट, क्यूरी आपकी फैक्ट के साथ नहीं मैप करती। ठीक है, इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। सिर्फ अभी कोर चीज़ें देख लें कि रिलेशन, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसके रूल्स में एक अंडरस्कोर एक मैजिक सा काम करता है एनोनिमस के तौर पर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ कॉलम्स को हिडन करने के लिए। ठीक है, कि वो चीज़ हिडन हो जाएगी, रिजल्ट में नहीं आएगी। या अगर उसको सिर्फ एक ही वेरिएबल्स पर आर्गुमेंट पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, आपको ट्रू फॉल्स दे देगा। अगर मल्टीपल पड़े हुए हैं तो वो अंडरस्कोर वाले वेरिएबल को, वैल्यू को क्या कर देगा, हिडन कर देगा, बाकी सब वैल्यू दिखाएगा। इसको हम मज़ीद देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, स्पेशल हो गया, और इसको हम कह रहे हैं कि रिजल्ट में ये ट्रू फॉल्स करता है। क्लियर हो गई? यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि रूल के हिसाब से इसको आप डिक्लेयर करने के लिए, रूल के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये ओके, ये रिजल्ट में उसको मैप करेगा। मैप करने के बाद आपको रिजल्ट जो देगा
वो ट्रू फॉल्स देगा। ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको क्यूरी करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद फिर। अच्छा, और कोई रूल्स आपके जहन में आ रहे हैं जो हम लोग ने कुछ मिस किए हैं? पाइथन में तो हो गया, और प्रोलॉग में भी इसको हमने डिफाइन कर दिया है। जी, चैट पे आप अटेंडेंस लगा लें। ओके, मैंने स्टार्ट में बात की, डिफाइन की, तो अब वहीं पे आते हैं। हमारे पास इसके अलावा वेरिएबल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक वेरिएबल में यहाँ पर हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट, हु और व्हाट, या व्हाट और हु। ये दो वेरिएबल्स में हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, हु और व्हाट में डिफरेंस हम लोग दे सकते हैं। जो चीज़ अगर आइडेंटिफाई करने के लिए है तो वो हम हु इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल ग्रामर ग्रामर के अंदर। और अगर हम कोई चीज़ थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो उसके ज़रिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दो कीवर्ड बेसिकली जो है हमारे पास, क्योंकि कैप्स हैं, कैप से स्टार्ट हुए हैं, ये वेरिएबल ही से ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर ये मतलब होगा कि व्हाट अगर ये हु की जगह इस्तेमाल हुआ है तो इसका आंसर भी वही आएगा जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर तो कहलाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये भी एक वेरिएबल होते हैं जिसको हम व्हाट और हु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने किसी आइडेंटिफायर के लिए आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके लिए हमने व्हाट इस्तेमाल किया, फिर भी आंसर दे देगा। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में हु इस्तेमाल करना है, उसका भी आंसर क्या दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखें तो हु के आंसर में क्या आना चाहिए, थिंक का आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स यहाँ पर हम देखेंगे अब अपने लैब मैनुअल के अंदर भी, वहाँ पर थोड़े अलग अंदाज में लिखा हुआ है। इसको मैं एक लिस्ट डाउन करके आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास कहाँ क्रिएट होते हैं, तो हमारे पास नॉर्मली हम देखेंगे उसको प्रोसीजर बनाएंगे, तो प्रोसीजर में होंगे रूल्स, हम बना रहे हैं तो रूल्स में भी हमारे पर डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ये ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल को ईट्स की, कि जॉन साहब ने, ठीक है, इन चीज़ों जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, इनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें आगे भी देखेंगे। मैं ज़रा अपनी क्यूरी खोलूँ, आप लोग भी यहाँ पर टाइप स्टार्ट कर लें, स्क्रीन पे शेयर करवाइएगा आप लोग भी। तो ये हमारे पास क्या फैक्ट है, जॉन ईट्स एप्पल, एक आपने फैक्ट बनाया। दूसरा फैक्ट ये बनाया, सारा ईट एप्पल्स, या एप्पल। लाइक्स, हम अगर ये कह सकते हैं कि दूसरा रिलेशन क्या है कि जॉन वो पेंटिंग को लाइक करता है, और जबकि सारा ड्राइंग को लाइक करती है। ठीक है, ये फोर हमने फैक्ट बना के एक नॉलेज बेस बना लिया, और हमने सवाल किया इट्स, रिलेशन इस्तेमाल किया, और यहाँ पे लिखा हु, एप्पल। इसके आंसर में क्या आना चाहिए, इसके आंसर में क्या आना चाहिए, जॉन आना चाहिए, सारा आना चाहिए, या बोथ, सर जॉन और सारा दोनों आना चाहिए। ठीक है, आंसर जो आ रहे हैं वो ठीक हो गया। इसको हमने रन किया, सर क्वेश्चन मार्क आपने भी क्वेश्चन मार्क तो वैसे ही डिफॉल्ट में आ रहा है ना। टैबलेट सेट है, इसको वैल्यूज हमारे पास
जी, इस पे तो सिर्फ जॉन आ रहा है। सर हमने सारा का एप्पल की स्पेलिंग में मिस्टेक करी हुई इसलिए। एक